करते हैं अब लेक्चर नंबर 11। इसके अंदर रहेगा इक्विलिब्रियम और लामीज थ्योरम का कंसेप्ट। ये आपके एम्स नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम भी मैंने काफ़ी अच्छे रखे हुए हैं, अब इसको मैंने तैयार करने में बहुत टाइम लिया। ये तो बेसिक है, अब देखो आप प्रॉब्लम ये भी बेसिक है, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको। ये तो बेसिक प्रॉब्लम है, अब ये एडवांस प्रॉब्लम है आपका लामीज थ्योरम का। इसी तरीके का ये प्रॉब्लम आपका एम्स का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम फिर से चेन का प्रॉब्लम है। जनरली मेडिकल का स्टूडेंट डरता है इसके अंदर। ये मैन केज प्रॉब्लम है एससीवी का। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग आज का कंसेप्ट लामीज थ्योरम। पहले लामीज थ्योरम होती क्या है, कब लगती है, उसके बारे में सुनो। अगर तीन कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट मतलब जो एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हो, तो अगर तीन कॉन्करेंट फोर्सेस एक पॉइंट पर एक्ट करती हैं F1 F2 F3 सच दैट इन फोर्सेस के बीच का एंगल अल्फा, जैसे F2 और F3 के बीच का एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, इधर का गामा है, और हमारा पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहता है। तो लेमी थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, सिर्फ तीन कॉन्करेंट फोर्स में लगती है, चार में नहीं लगती, दो में नहीं लगती, वहां आपको कंपोनेंट करके ही बैलेंस करना पड़ेगा। तो इफ पार्टिकल इज एन इक्विलिब्रियम under three concurrent forces, then तो अब लेमी थ्योरम ये कहती है हर फोर्स का F डिवाइडेड बाय उसके साइन का अपोजिट एंगल साइन अल्फा का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। मतलब आपने इधर से फोर्स F1 पकड़ी, डिवाइडेड बाय इसकी अपोजिट एंगल हो गया ये वाला, डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। सिमिलरली आपने अगली फोर्स पकड़ी F2, डिवाइडेड बाय F2 के अपोजिट एंगल साइन बीटा। आपने लास्ट फोर्स ली F3 और उसके अपोजिट एंगल साइन गामा। तो F बाय साइन थीटा का जो एंगल होता है उसके अपोजिट का, इनका रेशियो आपस में बराबर होता है। फायदा ये होता है कंपोनेंट करने से बच जाते हैं, दो इक्वेशन, दो अननोन बनाने से बच जाते हैं, एक लाइन के अंदर इक्वेशन आ जाती है। नुकसान ये होता है कि मैथमेटिक्स थोड़ी सी इस्तेमाल करनी पड़ती है, एंगल ढूंढने पड़ते हैं। तो मैथमेटिक्स में दो मैथमेटिकल आइडेंटिटीज यहाँ पे बड़ी ज्यादा लगती हैं, उनको मैं यही लिख दे रहा हूँ। पहली आइडेंटिटी साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, खैर ये तो बचपन की आइडेंटिटी आप जानते ही हो, कॉस थीटा होती है। साइन 90 प्लस थीटा ये भी कॉस थीटा के बराबर ही होता है। एक और आइडेंटिटी यहाँ पर बड़ी काम में आती है, साइन 180 माइनस थीटा, और ये होता है साइन थीटा के बराबर। तो इन तीन आइडेंटिटीज का हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसके बाद हम लामीज थ्योरम का प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर पाते हैं। अब मैं आपको लामी थ्योरम से बचना भी सिखाऊंगा, कुछ सर्कमस्टेंसेस में कुछ नए तरीके भी दूंगा जो आपको बड़ी हेल्प करेंगे। चलो देखो, अब जैसे ये ब्लॉक देख रहे हो, एम मास के ब्लॉक को हमने तीन स्ट्रिंग्स के सारे इस तरीके से सस्पेंड कर दिया। कहता है सिस्टम इक्विलिब्रियम में T1 T2 T3 निकाल के दो। तो पहले T1 T2 T3 लगा लेते हैं। T1 इधर लगा, ये इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हो गया, T2 इधर लगा, T3 इधर लगा। अब ये जो T3 है इससे ये ब्लॉक अटैच्ड है, तो इस ब्लॉक की फोर्सेस को अगर हम बैलेंस करें, ऊपर का T3 और नीचे का mg, तो जैसे ही आप इसको बैलेंस करोगे तो आप क्या कर सकते हो कि T3 की वैल्यू को तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ हमें लेमी थ्योरम इस पे तो लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो T3 का वैल्यू तो बच्चों हमें डायरेक्ट मिल गया mg के बराबर। अब रहा सवाल T1 और अपना T2 का। अब T1 और T2 कैसे निकालेंगे, उसके लिए बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनना। आपको क्वेश्चन में एंगल गिवन है, एंगल गिवन है हॉरिजॉन्टल, ये लाइन होगी हॉरिजॉन्टल, ये लाइन होगी वर्टिकल। तो जहां से आपको एंगल गिवन है आप उसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो अपने इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी से। तो मैं इसको ग्रीन कलर का ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैंने भी एक ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ड्रॉ कर दी। फायदा, अगर ये एंगल 60 तो ये इसका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। तो फायदा ये रहा कि हमारे पास एंगल आने शुरू हो जाएंगे। ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल मेरे पास 30 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल ढूंढना ही इसमें सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है, वो आ गया तो सब आ गया। अब देखना, हमें चाहिए T1 के अपोजिट, ये 30 है, इतना 90 है, एज वेल एज इतना 90 है। तो T1 के अपोजिट एंगल हो गया ये 90 प्लस 30, 120 मत करना, आइडेंटिटी लगाएंगे हम। T2 के अपोजिट एंगल हो गया 90 प्लस 60, इसको भी ऐड नहीं करना, आइडेंटिटी लगाएंगे। T3 के अपोजिट एंगल ये वाला हो गया, और इसको आप बड़े आराम से लीनियर पेयर से निकाल सकते हो। पूरा एंगल 180 है, इन दोनों को माइनस करोगे तो 90 बचेगा। तो 90 डिग्री एंगल T1 और T2 के बीच का आ गया। अब अगर हम लामीज थ्योरम लगा दें तो रिजल्ट बना हमारा T1 अपॉन, अब साइन का अपोजिट वाला एंगल यानी साइन ऑफ 90 प्लस 30। आप चाहिए तो डायरेक्ट लगा सकते हो, बट अभी मैं लिख लिख के लगाऊंगा। T2 अपॉन साइन का अपोजिट वाला एंगल साइन ऑफ 90 प्लस 60 इक्वल्स टू T3 अपॉन T3 के अपोजिट साइन का एंगल साइन ऑफ 90। तो ये तीनों के तीनों रिजल्ट मेरे पास आ गए। अब इनमें हम आइडेंटिटीज लगाते हैं। T1 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, क्या बताया था, कॉस थीटा, तो ये रिजल्ट बन गया कॉस 30। T2 अपॉन ये रिजल्ट आ गया कॉस 60। T3 जो कि हमें पता ही है पहले से mg के बराबर है, अपॉन साइन 90 हो गया 1। यहां से हम T1 की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि मिल जाएगा mg cos 30, यानी mg टाइम्स √3/2, और इसको कंपेयर करके हम T2 निकाल लेंगे जो कि मिल जाएगा हमें mg/2।
तो ये होती है लैमी थ्योरम, पर मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आती लैमी थ्योरम। कारण ये कि मतलब इक्वेशन में बनाओ, फिर उसका एंगल ढूंढो, उसके अलावा इसको सॉल्व, पर ठीक है मैंने आपको बताना था इसलिए बताया। अब मैं इससे बचने का एक बढ़िया सा रास्ता देता हूँ, वो रास्ता ही है पैरेललोग्राम लॉ, बट ये अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंस लगता है, और वो स्पेशल नहीं, वैसे तो हर जगह लगता है, बट लैमी को अगर आपको नहीं लगा करके ये लगाना हो ना, तो एक स्पेशल कंडीशन में इसको लगाओ, हमेशा फायदा मिलेगा। आपका सवाल बहुत जल्दी होगा, 11 से 12 तक में जाएंगे, जैसे 11 से 12 में जाके मेरा मतलब है कूलम्स लॉ के जो थ्रेड चार्ज के प्रॉब्लम होते हैं वो भी हम इससे कर सकते हैं। तो तरीका ध्यान से सुनना, अगर दो फोर्सेस 90 डिग्री पर एक्ट कर रही हो और आपको इनका रिजल्टेंट निकालना हो, तो पैरेललोग्राम में जो बीच का डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट होता है, बट पहले पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से इसके साइड पैरेलल करी और यहाँ से इसके पैरेलल साइड करी। अब देखते जाना बेटा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये F2 हो गया, ये इसके पैरेलल है तो ये F1 हो गया। अब पैरेललोग्राम का जो बीच वाला डायगोनल होता है, वो बीच वाला डायगोनल हमें रिजल्टेंट के बारे में बताता है। मैंने ये पकड़ा और इसको इधर ज्वाइन कर दिया, तो ये जो बीच का डायगोनल मेरे पास आ गया, ये मेरे लिए काम कर रहा है रिजल्टेंट का। तो इन दोनों फोर्सेस का ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया, नाम इसका मैंने F कर दिया। कितनी आराम से आप F का वैल्यू निकाल सकते हो, पाइथागोरस लगाओ, F आ गया। एंगल निकालना है कोई भी, आप tan थीटा लगा लो, sin थीटा लगा लो, cos थीटा लगा लो। तो F की वैल्यू मेरे पास आ गई √ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। और अगर मेरे को एंगल निकालना है तो मैं tan थीटा लगा लूंगा, रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास F2/F1। तो जब भी दो फोर्सेस 90 डिग्री के एंगल पर मिलेंगी, हम पकड़ करके पैरेललोग्राम बना लेंगे और बीच का डायगोनल खींच देंगे और तीसरी फोर्स को वहां पर दिखा देंगे। फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनते ही हम इसके अंदर अपना लैमीज थ्योरम लगा सकते हैं। अगर मैं इन्हें वेक्टर फॉर्म में दिखाऊं, ये भी जरूरी है, तो ये F1 वेक्टर हो गया, ये F2 वेक्टर हो गया और ये F3 वेक्टर। अगर मैं इनके वेक्टर इक्वेशन लिखूं तो अब मेरे को ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ेगा। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, जो जो सेम ऑर्डर में है उनका सम अपोजिट ऑर्डर के बराबर होगा। तो इनका ऑर्डर सेम है, ऑर्डर मतलब सेम सेंस में घूम रहा है, और वो सेम सेंस है एंटी क्लॉकवाइज। इसका ऑर्डर अपोजिट है, इसका ऑर्डर है क्लॉकवाइज। तो ये या ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया, और वेक्टर इक्वेशन बनी F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, और ऊपर मैंने उसका मैग्नीट्यूड दे दिया। तो एक तीर से कई निशाने लग सकते हैं, वेक्टर इक्वेशन भी बना सकते हैं, एज वेल एज हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, tan थीटा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ स्कोप ऑफ वर्क हमारा काफी बढ़ जाता है। अब ये जो प्रॉब्लम देख रहे हो आप, इस प्रॉब्लम को मैंने इसलिए रखा है ताकि आप पैरेललोग्राम को सीख पाओ। अब देखना बच्चों, हमें करना ये कि इन तीनों रस्सियों की टेंशन निकालनी है। पहले मैंने इधर टेंशन लगा दी T1, इधर टेंशन लगा दी T2, और नीचे की तरफ लगा दिया मैंने T3। T3 का वैल्यू नो डाउट मैं mg के बराबर कर रहा हूँ, तो सीधे ही कर रहा हूँ बिना आपको पूछे। तो T3 मैंने mg कर दिया। अब मेरा टास्क है T1 और T2 निकालना। मेरे को दिख गया ये एंगल 90 डिग्री है, तो मैं क्यों पागलों की तरह लैमी वैमी लगाऊं, कंपोनेंट करूं। मैं यहाँ पैरेललोग्राम बनाऊंगा, जो कि मैं इधर बना रहा हूँ। मेरे पास इधर T2 था, नीचे मेरे पास T3 एक्ट कर रहा था, मैंने इधर पैरेललोग्राम बनाया और ये डायगोनल को इधर खींच दिया। सही है ना। अब बहुत ध्यान से देखना, ये T1 इनका रिजल्टेंट नहीं है, रिजल्टेंट बीच में होता है। ये रिजल्टेंट के अपोजिट है, इक्वल और अपोजिट है, तभी वो उसको बैलेंस कर रहा है। रिजल्टेंट होता तो इधर लेके चला जाता। तो T1 को हम इस डायगोनल पर रिप्रेजेंट करेंगे, बट इधर ना करके, क्योंकि इधर तो रिजल्टेंट होता है, उसकी अपोजिट, यानी जिधर T1 लग रहा है एज इट इज। अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना। अगर आपने उल्टा कर दिया तो वेक्टर इक्वेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब सुनना, अब क्या करेंगे, अब हमें एंगल कहां से दे रखा है वो देखेंगे। हमें दे रखा है हॉरिजॉन्टल से, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, दैट मींस ये एंगल 45 हो गया। अब हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, क्योंकि हमें एंगल यहां का पता है। ये T3 है, तो बच्चों ये भी T3 हो गया। अगर आप वेक्टर इक्वेशन बनाओगे तो सारे के सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में है, और आपको वेक्टर इक्वेशन मिलेगी T1 वेक्टर प्लस T2 वेक्टर प्लस T3 वेक्टर इक्वल्स टू 0, जो कि ये प्रूफ भी कर रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। दूसरी स्टेप, अब आपको जो जो फोर्सेस की वैल्यू निकालनी है उन पे काम शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपको T3 का मैग्नीट्यूड पता था, जो कि किसके बराबर था, mg। क्योंकि आपको एंगल पता था, जो कि था 45 डिग्री के बराबर, तो फिर हमें दो चीज इस ट्रायंगल की पता है, एंगल पता है और हमें एक साइड पता है। अब मेरा टास्क है T2 निकालना और T1 निकालना है। T2 निकालने के लिए मैं tan थीटा लगा लूंगा और T1 निकालने के लिए मैं sin थीटा लगा लूंगा। मतलब T2 निकालना है तो मैं इसको पेयर करूंगा, T1 निकालना है तो मैं इसको पेयर करूंगा। तो वो देख लेंगे sin cos tan क्या लगेगा। तो अगर मैं tan 45 लगाऊं तो tan 45 की आइडेंटिटी हो गई T3 डिवाइडेड बाय T2। tan 45 1 हो गया, तो T3 और T2 का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया और mg के इक्वल हो गया। अब अगर मेरे को T1 निकालना है तो मैं sin 45 यूज करूंगा, तो sin 45 का वैल्यू मेरे पास आ गया T3 डिवाइडेड बाय T1। sin 45 1/√2 हो गया, T3 की जगह mg आ गया बाय T1, तो T1 की वैल्यू मेरे पास आ गई mg √2। तो अब देखा
देखा आपने, हमने बड़ी आसानी से बिना थ्योरम्स को यूज किए हुए आराम से अपना पैरेललोग्राम से सवाल को सॉल्व कर लिया। तो ये इसका बेस्ट मेथड होता है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब आपको नेक्स्ट सवाल ले चल रहा हूँ, ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब इस प्रॉब्लम को अगर आप करने बैठे और आप किसी कंपोनेंट के तरीके से करें या लैमी थ्योरम से कर लोगे, बहुत लंबा जाएगा। मैं पैरेललोग्राम से आसान बनाता हूँ, देखना। सबसे पहले फोर्सेस लगाते हैं, हमें करना क्या है, हमें T1 T2 T3 T4 एंगल सब कुछ ही निकालना है। अब देखना, स्टार्टिंग यहाँ से लेते हैं, इस जगह इधर लगा T1, इधर साइड जो टेंशन आई T वो हो गई बेटा mg के बराबर, इधर साइड टेंशन आ गई T2, सिमिलरली इधर टेंशन आ गई T2, सिमिलरली इधर टेंशन आ गई T3 और इधर की टेंशन T डैश हमारी स्मॉल mg के बराबर हो गई। ये ओवरऑल रिजल्ट हो गया। अब ध्यान देना, सबसे पहले हम इस जंक्शन नंबर J1 पर चलते हैं, ये दोनों 90 डिग्री पर दिख रहे हैं, फायदा उठाते हैं इसका। तो सॉल्यूशन पार्ट, तो सबसे पहले मैंने जंक्शन नंबर 1 पर पैरेललोग्राम बनाना है। T1 इधर हो गया, नीचे mg हो गया, पकड़ा और पैरेललोग्राम बनाया एज इट इज। दूसरी तरफ मैंने T2 को दिखाया, रिजल्टेंट नहीं, रिजल्टेंट के अपोजिट, क्योंकि T2 इधर लग रहा है। एंगल अब हमें वर्टिकल से पता है, तो दैट मीन्स ये एंगल हो गया 45। अब ये एंगल हो गया 45, ये साइड हम जानते हैं जो कि mg के बराबर है। तो अब मैं इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड और ये साइड बराबर है, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ T1। ओके, अब आप सोचो, आपको T1 और T2 निकालना है, तो इसको पेयर करेंगे और इसको पेयर करेंगे। इसको पेयर करोगे तो tan 45 लग जाएगा, तो tan 45 का आइडेंटिटी हमारे पास हो गया T1 बाय mg। तो यहाँ से T1 की वैल्यू हमारे पास कैपिटल mg के बराबर आ गई। इसको और इसको पेयर करना है, तो cos 45 की आइडेंटिटी लग गई और रिजल्ट हो गया mg बाई T2। सिंप्लीफाई करने पर T2 का वैल्यू आ गया mg√2। तो हमने T1 और T2 फटाफट से खत्म कर दिया, बिना लैमी, बिना कंपोनेंट के। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हुआ जंक्शन 1 यानी J1 का सॉल्यूशन। अब हम जंक्शन 2 पर बढ़ते हैं। जो बच्चा जंक्शन 2 पर गया वो फंस गया, क्योंकि इधर कहीं पर 90 डिग्री नहीं है। अब ब्रह्मास्त्र, जंक्शन 2 पर आप जाकर के सॉल्व करना चाहते हो तो फंस इसलिए गए क्योंकि, मैं एक बार वापस से फोर्सेस दिखाऊं आपको, क्योंकि इधर कोई भी 90 डिग्री नहीं बन रहा। तो मैं एक बार नेक्स्ट डायग्राम में ले चल रहा हूँ। यहाँ लगने वाला T1 हम जान चुके थे और इस T1 का वैल्यू mg के बराबर आ गया था। नीचे लगने वाला ये हम जानते ही थे mg था। इधर लगने वाला T2 भी ऑलरेडी हम जानते थे, इधर भी T2 हम जान चुके, ये T3 हो गया और नीचे स्मॉल mg आ गया। अब देखो, जो बच्चा इस जंक्शन पे उलझा, J2 पर उलझा, वो फंस गया। और जनरली होता भी यही है। फिर क्या करते हैं, जब नहीं आता कंपोनेंट कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ ब्रह्मास्त्र, और वो आप जानते हो। आप सोचोगे अरे ये क्या, ये तो वही आ गया क्या, अपना सिस्टम बाउंड्री। तो इस जंक्शन को क्यों पागलों की तरह सॉल्व करना, इन दोनों को पकड़ के मिला के सिस्टम बना दो। ऐसा करते ही T2 गया। अब सिर्फ लेफ्ट साइड पर बचा T1। बनाओ जंक्शन कैपिटल mg के बराबर, ऊपर की तरफ T3 जो कि हमें नहीं पता, नीचे की तरफ ये दोनों का वेट यानी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, और हमें हमारा मन चाहा एंगल 90 डिग्री मिल गया। अब हम यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाएंगे और पैरेललोग्राम से सवाल को खत्म कर देंगे। तो मैंने ये बनाया पैरेललोग्राम एज इट इज, इसको दिखाया T3। अब एंगल का इशू है, एंगल हमें हॉरिजॉन्टल से चाहिए, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया। चाहिए है, पता नहीं है, ये m प्लस mg है, तो इधर वाली साइड भी m प्लस mg ही हो जाएगी। अब आप बताओ बेटा, T3 निकालना है तो पाइथागोरस लगा लो, और थीटा निकालना है तो tan थीटा। कितना आसान काम हो गया। जो कंपोनेंट से यहाँ कर रहा था, आप करके देख लेना घर पे, तो कंपोनेंट से जो करेगा वो फंस जाएगा, बट जो ऐसे चलेगा वो जीत जाएगा। तो T3 का वैल्यू पाइथागोरस से मेरे पास आया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो m प्लस mg का स्क्वायर प्लस कैपिटल mg का स्क्वायर। और एंगल का वैल्यू बेटा अपने पास आ गया tan थीटा इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी बाई कैपिटल mg। जी से जी कैंसिल कर दो। पूरा का पूरा प्रॉब्लम, लेंदी प्रॉब्लम, हमने 2 स्टेप में निपटा दिया। पहले हमने जंक्शन 2 पर पैरेललोग्राम लगा दिया, फिर हमने J1 प्लस J2 के ऊपर सिस्टम बना करके पैरेललोग्राम लगा दिया। तो ये थी वो ट्रिक जिससे आप लैमी के सवालों को बड़े आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप प्रॉब्लम देख रहे हो, ये आपका एम्स का प्रॉब्लम है, और इस एम्स के प्रॉब्लम में हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन। तो n और t के वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। अब जरा देखो, प्रॉब्लम में एक स्फीयर दे रखा है जो कि रस्सी के सारे दीवार से बांध के लटका दिया गया। स्फीयर का रेडियस r है, मास m है, रस्सी की लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक की वो l है। पहले इस रस्सी के डाटा का क्या इस्तेमाल करना वो सुनो। ये जो साइड आप देख रहे हो, ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले से लिख लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर का अंडर रूट। तो अंडर रूट ऑफ l प्लस r का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर।
अब इसे निकाल के हमारा क्या पर्पस सॉल्व हुआ, तो इसे निकाल करके हम एंगल से फ्री हो गए। अब हम हर एक एंगल जानते हैं। जैसे अगर मेरे को साइन थीटा चाहिए हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अवेलेबल है, कॉस थीटा चाहिए हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब हम एंगल से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। अब हम एंगल निकालने के लिए इस ट्राइंगल के डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फोर्सेस पर। फोर्सेस के मामले में यहाँ पर दीवार से लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ इसका mg और इस डायरेक्शन में रस्सी की टेंशन। अब चेक करो, इधर हमें हमारा मनचाहा एंगल 90 डिग्री मिल रहा है, तो हम फटाक से पकड़ करके इसमें पैरेललोग्राम बना देंगे। तो ये आ गया n, नीचे आ गया mg और ये आपने पकड़ा, इसको पैरेललोग्राम बना दिया, इसको इधर टांग दिया और ये हो गया अपना टेंशन T। अब एंगल कहाँ से हमें पता है, हमें पता है वर्टिकल का एंगल यानी ये वाला एंगल, तो हमने इसको एज इट इज यहाँ कॉपी कर लिया। अब आपको दो चीज निकालनी है, एक n और एक t। n निकालने के लिए आप इसको पेयर करोगे यानी tan थीटा की आइडेंटिटी लगाओगे। तो tan थीटा की आइडेंटिटी लगा करके हमें मिला n/mg, तो n की वैल्यू आ गई mg tan थीटा। तो ये रिजल्ट मेरे पास n का आ गया। अब इसी तरह अगर मेरे को t निकालना है तो मैं cos थीटा की आइडेंटिटी लगा दूंगा। cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी mg डिवाइडेड बाय t। यहाँ से t की बेटा वैल्यू आ गई हमारे पास mg बाय cos थीटा। तो हमने दोनों प्रॉब्लम्स को वर्कआउट कर लिया, नॉर्मल निकाल लिया और टेंशन निकाल लिया और अपने पैरेललोग्राम से निकाला, ना हमने लैमी लगाया ना हमने कंपोनेंट लगाया। आगे देखते हैं। अब देखो आप ये चेन का सवाल, अब इस चेन के सवाल में क्या करना है वो सुनना। इस चेन के सवाल में हमें यहाँ यहाँ और यहाँ की टेंशन निकालनी है, ठीक है ना। अब इसके मेरे पास दो तरीके हैं, मैं दोनों मेथड्स आपको सामने आमने दिखाता हूँ। सबसे पहले दोनों एंड पॉइंट का एंगल सेम है, इसलिए यहाँ और यहाँ से लगने वाली टेंशन भी सेम होगी, तो मैंने वो एज इट इज लगा दी। पूरी चेन का मास m है तो नीचे की तरफ वेट mg लगा दिया। सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक पॉइंट डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूरी चेन का मास mg नीचे लगा, रस्सियों की टेंशन इधर इधर आ गई t t, एंगल हमें हॉरिजॉन्टल से दोनों पता है थीटा थीटा। अब देखो पैरेललोग्राम तो लगना नहीं क्योंकि 90 डिग्री का कोई सीन नहीं है, लैमी हम लगाने नहीं क्योंकि हम कंपोनेंट करके आसानी से कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ के एंगल बराबर है। तो अब अगर मैं कंपोनेंट करूं तो इधर की तरफ राइट और लेफ्ट पर जो कंपोनेंट आए इसके, ये आया t cos थीटा, सिमिलरली इधर आ गया t cos थीटा, ऊपर गया 2t sin थीटा। t cos थीटा कैंसिल हो गए और इसने इसको बैलेंस कर दिया, जहां से हमें t मिल गया mg बाय 2 sin थीटा। ठीक है, ये था मेथड नंबर 1। बट मैंने साथ साथ में यहाँ की भी टेंशन पूछी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक लाइन का तरीका। यहाँ की टेंशन के लिए हमने यहाँ से इसको काट दिया और ये आधी चेन आप मेरे पास देख रहे हो। अब देखो ब्रह्मास्त्र, आप इस चेन को सिर्फ और सिर्फ इतने से ही सॉल्व कर सकते हो बिना ये सब तामझाम किए। इधर की टेंशन t, इधर की टेंशन t डैश, आधी चेन का वेट आधा यानी mg बाई 2। पॉइंट डायग्राम से पहले से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करें तो हमें पता चला इधर आ गया t डैश, नीचे आ गया mg बाई 2 और ये बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसलिए क्योंकि हमें हमारा एंगल मिल गया 90 डिग्री। इधर की तरफ आ गया मेरे पास t, एंगल हम हॉरिजॉन्टल से जानते हैं यानी ये एंगल हमें पता है, तो ये एज इट इज हो गया mg बाई 2। अब देखो आप इस ट्रायंगल से आप t भी निकाल सकते हो, t डैश भी निकाल सकते हो, यानी पैरेललोग्राम की पावर बड़ी अच्छी होती है, आप सब कुछ आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो t डैश निकालना है तो मैं tan थीटा लगा दूंगा, तो tan थीटा की वैल्यू होगी मेरे पास mg बाई 2 t डैश, यहाँ से t डैश आ गया mg बाई 2 tan थीटा। ये हो गया फर्स्ट रिजल्ट। अब अगर मेरे को t निकालना है और वेरीफाई करना है यार मेरा तरीका सही था या गलत था, मैं इसको पेयर कर देता हूँ। साइन थीटा की आइडेंटिटी लग गई, तो साइन थीटा हो गया mg बाई 2t, यहाँ से t का वैल्यू आ गया mg बाई 2 साइन थीटा। अब देख लो आप, चेन भी आपको अच्छे से आ गई और मैंने तरीका भी चेंज नहीं किया, पैरेललोग्राम का तरीका लगाया। बट कई बच्चे वो कंपोनेंट करके करते हैं, वो भी मैंने आपको करके दिखाया, बट बेस्ट क्या था पैरेललोग्राम। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ये एस सी वर्मा का प्रॉब्लम है, मैन केज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है कि मैंने एम मास का स्मॉल एम मास का केज के अंदर, कैपिटल एम मास की केज के अंदर ही इसको अटका रखा है और बेचारे की इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, उसके हाथ में रस्सी पकड़ा रखी है, अगर रस्सी छोड़ी तो ये गया काम से, ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम ये कह रहा है, एज शोन इन डायग्राम मैन ऑफ मास स्मॉल एम इज स्टैंडिंग इन केज ऑफ मास कैपिटल एम होल्डिंग रोप इन हिज हैंड, तो इसके हाथ में रस्सी है। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन रोप, मतलब ये मैन रोप पर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा सच दैट पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। अब इसके लिए ये तो डायग्राम में एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ, एक नेक्स्ट डायग्राम मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, एक्सेलरेशन 0 है, फोर्सेस आपस में बैलेंस होंगी। तो लगाते हैं, तो कायदे से पहले फोर्सेस लगाते हैं। तो मैन ने रस्सी को खींच के रखा हुआ है, तो रस्सी ने उसके ऊपर टेंशन इधर लगाई, मैन का वेट नीचे लगा mg, तो केज ने इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर दिया n, तो ये मैन पर लगने वाली फोर्सेस है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है यानी सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इस
इसलिए फोर्सेस आपस में बैलेंस है। तो पहले हम मैन की फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। मैन की फोर्सेस को बैलेंस करोगे, ऊपर और नीचे वाली फोर्स बराबर हो जाएगी, यानी n प्लस टी इक्वल्स टू स्मॉल एम जी। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम आते हैं केज पर। पहले फोर्सेस लगाते हैं केज पर। केज पर लगने वाली फोर्सेस यानी केज के ऊपर इस रस्सी की टेंशन इधर आ गई। केज ने मैन पर रिएक्शन ऊपर लगाया, तो मैन ने केज पर नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगाया। जनरली ये फोर्स स्टूडेंट छोड़ देता है, इसलिए उसका ये सवाल कभी पूरा नहीं होता। केज का वेट कैपिटल एम जी नीचे लगा, तो केज पर लगने वाली ये रही तीन फोर्सेस सॉरी, जो कि आपस में बैलेंस हैं। जिनको बैलेंस करूं तो रिजल्ट मिला T इज इक्वल्स टू कैपिटल एम जी प्लस एन। इसको इधर उठा के लाते हैं, तो T माइनस एन इक्वल्स टू कैपिटल एम जी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशन से दोनों अननोन हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले हम दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से n और n कैंसिल हो जाएगा और 2t का वैल्यू आ जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। और t का वैल्यू मेरे को मिल गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m g/2। t आ गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो या सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पर इसमें से इसे माइनस करने पर t कैंसिल हो गया और इधर बचा 2n और राइट साइड पर आ गया m माइनस m इंटू जी। तो n की वैल्यू आ गई m माइनस m इंटू जी बाई 2। तो मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन भी आ गई और मेरे पास टेंशन भी आ गई और कुछ बड़े आसानी से मैनेज हो गया। हमें कुछ खास नहीं करना पड़ा, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगा दिया हमने। अब प्रॉब्लम देखो। तो प्रॉब्लम ये रखा हुआ है कि मैन का मास 80 kg है, केज का मास 20 kg है। सारी सिचुएशन सेम है और हमें टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन के वैल्यू निकालने हैं। तो मैंने नेक्स्ट पेज पर एक और डायग्राम रखा हुआ है। फिर से फोर्सेस लगाते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ टेंशन T लगा, नॉर्मल N लगा, वेट इसका 800 नीचे आ गया। फोर्सेस को मैन के बैलेंस किया, N प्लस टी इक्वल्स टू 800 हो गया। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। केज की फोर्सेस को देखते हैं। केज पर टी ऊपर लगा, केज का वेट 200 नीचे आया, नॉर्मल रिएक्शन नीचे आया। केज की फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, तो टी इक्वल्स टू 200 प्लस एन। एन को ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, टी माइनस एन इक्वल्स टू 200। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने से एन एन कैंसिल हो गया और 2t का वैल्यू आ गया 1000। t का वैल्यू मेरे पास आ गया 500 न्यूटन। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास n आ जाएगा। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2n का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 800 माइनस 200 मतलब 600। n का वैल्यू आ गया 300 न्यूटन। तो मेरे ख्याल से अब बच्चों आपके इक्विलिब्रियम और लैमी थ्योरम के सवाल मैंने करा दिए सारे के सारे। इनको कर लो प्रैक्टिस बढ़िया से। कब लगाना है आपको पैरेललोग्राम? जब 90 डिग्री मिले, नहीं मिले तो पकड़ो लैमी लगाओ या फिर कंपोनेंट करके सवाल करो, ठीक है ना। तो अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो यूनिवर्सल से, आपका एक टॉपिक तैयार हो गया। अब बचा हमारे पास लास्ट लेक्चर, वो है इम्पल्स का। वो मैं अगला लेक्चर लेने वाला हूँ, ठीक है ना। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।